अंकल नमस्ते। नमस्ते। और मजे में? हाँ चल रहे हैं वैसे ही। अरे, और सुनाओ। आप कैसे हो? आप बस कैसे हो? बढ़िया है यार, मस्त है। हम्म। हाँ, आनंदित रहते हैं, खुश। अंकल कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताओ ना। स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो दुनियादारी में है ना, हम्म। वो उससे एकदम अलग है। जैसे? जैसे ही स्पिरिचुअलिटी हम समझते हैं कि गणेश भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हम स्पिरिचुअल हो गए, है हम्म। नहीं? वो तो जैसा रिलीजियस हो गया। नहीं, बता रहा हूँ, लोगों को यही मान्यता है। हम्म। भाई लोग सोचते हैं कि हम नमाज दे रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं तो स्पिरिचुअल हो जाए, रामायण पढ़ गए तो स्पिरिचुअल हो गए। स्पिरिचुअल ग्रंथ बोलते हैं उसको, धार्मिक हम्म। ग्रंथ। हम्म। तो इसीलिए कबीरदास जी गाली बकते हैं। कबीरदास हम्म। जी बोलते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हम्म। हैं? और बोलते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो मतलब? मतलब ये है कि लोग पत्थर की पूजा करते हैं, सोचते हैं कि इससे भगवान मिल जाएगा। तो इससे हम्म। बढ़िया तो चक्की की पूजा करना चाहिए, जिससे आटा पीस के निकल जाता है, कम से कम काम तो आता है वो। हम्म। तो इस तरह से मतलब स्पिरिचुअलिटी जो दिखता है, जो सामान्यतः हम जो समझते हैं वो नहीं है। हम्म। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है कहना चाहिए, और एकदम छोटा क्षेत्र है। हम्म। अपने आप को इन्वेस्टिगेट करना, मतलब हम्म। अगर स्पिरिट हम कहें तो स्पिरिट हम लोग बोलते हैं आत्मा को, है नहीं? हम्म। तो हम्म। आत्मा क्या है इसको खोजना, रिसर्च करना। अपन को हम्म। पता कहाँ है, लोग बोलते भरे अरे आत्मा निकल गई, वो खत्म। किसको क्या मालूम आत्मा हम्म। क्या है? कोई नहीं जानता आत्मा के बारे में। हाँ। और आत्मा के बारे में दूसरा नहीं जानेगा, स्वयं भी जानेगा। आत्मा का मतलब ये हम्म। होता है स्वयं का। स्वयं, हाँ। आत्मज्ञान जैसे नहीं बोलते हैं, आत्म हम्म। उपलब्धि मतलब स्वयं को। तो हम्म। स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो हम पूरे संसार में दौड़ते भागते रहते हैं, अभी हर चीज में आप देखिए, आप पूरे समय आउट डायरेक्शन में जा रहे हो। हम्म। मोबाइल हम्म। देख रहे हो तो बाहर देख रहे हो, टीवी देख रहे हो तो बाहर देख रहे हो, है ना? हम्म। हम्म। हर समय आप बाहर देख रहे हो, खाना खा रहे हो तो स्वाद बाहर से ले रहे हो, सूंघ रहे हो तो बाहर की हम्म। चीजों को। हम्म। और इवन मामला ये हो जाता है कि जब आप रात में सपना भी देखते हो तब भी बाहर की तरफ ही बाहर देख का। रहे थे। हाँ मतलब उस हाँ समय भी वो जो बाहर की चीजें हैं वही अंदर हम देख रहे होते हैं। हाँ। हम अपने आप को नहीं देखते, अंदर में हमारा जो सोर्स ऑफ क्रिएशन क्या है, हम्म। एक्चुअल में हम कौन है, जिसको बोलते हैं मैं कौन हम्म। हूँ वाकई में। हम्म। उस चीज की अगर खोज करने लगे सही में ईमानदारी से, हम्म। तो वो स्पिरिचुअलिटी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये देखा जाता है कि एक सूत्र है, कल ही मैं पढ़ रहा था, हम्म। महागीता में। हम्म। उसमें सूत्र कितनी? है महागीता। वो क्या है? जैसे भगवत गीता है, हाँ कृष्ण और अर्जुन के बीच में डायलॉग है ना, हाँ हाँ। कृष्ण अर्जुन के बीच में जो बातचीत हुई वो भगवत गीता कहलाती है। ऐसे ही हम्म। राजा जनक और एक अष्टावक्र हुए हैं। हम्म। अ, हाँ, नाम सुना सुना हाँ, लग रहा नाम है। सुने होंगे। तो हम्म। अष्टावक्र और जनक, राजा जनक के बीच में जो बातचीत हुई है वो कहलाती महागीता। ये मतलब सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग के बाद, इसके बाद जो है बात नहीं की जा सकती। स्पिरिचुअलिटी का अच्छा। जो पीक है वो ये है, महागीता। क्या ये महागीता? हाँ, तो महागीता और भगवत गीता में क्या फर्क है? भगवत गीता में और महागीता में फर्क ये है कि भगवत गीता में एक ऐसे आदमी से बात की गई है जो कि डिप्रेस हो गया है। हम्म। अर्जुन डिप्रेस हो गया कि अरे इधर भी मारता हूं तो मेरे भाई है, उधर भी मेरे भाई हैं। मैं अगर हम्म। युद्ध करूंगा और मैं अगर जीत जाता हूं तो भी क्या होगा, सब तो हम्म। मर गए, किसके लिए मैं हम्म। राज्य करूंगा? हम्म। तो वो इन तमाम चीजों को सोच करके डिप्रेस हो जाता है। क्या हम्म। करूं क्या नहीं करूं, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। हम्म। अर्जुन शब्द का मतलब ही होता है कि जो टेढ़ा मेढ़ा हो, जिसको समझ में ना हो। रिजु मतलब होता है स्ट्रेट हाँ। फॉरवर्ड। हम्म। तो वो टेढ़ा मेढ़ा उसको समझ में ही आ रहा, जिग जैग इधर जाऊं, ये करूं वो करूं। तब जो कृष्ण है वो उसको बताते हैं कि क्या करो।
ये अलग तरह के व्यक्ति से की गई बात है। हाँ। और अष्टावक्र और जनक के जो बीच बात है वो अष्टावक्र का एक किस्सा है, सुनाऊं क्या? बताओ ना, बताओ ना, अच्छा लगता है कहानी हाँ, सुनना। किस्सा ये हुआ हाँ। कि अष्टावक्र के जो पिताजी थे वो बहुत पंडित थे, शास्त्र जानते थे, शास्त्रार्थ करते थे। अष्टवक्र के, हाँ। अष्टावक्र के पिताजी। हम्म। तो वो राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ कर रहे थे। काफी देर हो गई तो अष्टावक्र की माँ ने कहा कि जा बेटा पिताजी को बुला के ले आ, कुछ काम रहा होगा या खाना पीना जो भी होगा, बहुत देर हो गई है। तो अष्टावक्र जो है उनका नाम इसलिए रखा गया कि वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े से, मतलब सुंदर नहीं थे वो। हाँ हाँ, ठीक ठीक, शारीरिक रूप से सुंदर नहीं थे। तो वो जब पिताजी को बुलाने पहुंचे जनक की सभा में, तो वहां राजा जनक बैठे हुए थे और ये जो पंडित लोग थे, ढेर सारे जो शास्त्र पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी लोग, वो उनके राज्य दरबार के सब ज्ञानी लोग बैठ के ब्रह्म चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्म ऐसा है, कि ब्रह्म ये है, परमात्मा ऐसा, जैसे हम लोग अभी बकवास कर रहे हैं उस टाइप का। है ना? क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, तो उस तरह की चर्चा कर रहे थे। हाँ। तो फिर जैसे ही अष्टावक्र वहां पहुंचे तो सब लोग हंसने लगे। उसको देख के। हाँ, उसको देख के हंसने लगे, टेढ़ा मेढ़ा कौन आदमी आ गया करके। तो जब वो लोग हंसने लगे तो ये उनसे भी जोर से हंसा। अष्टावक्र, वो सब जितना हंस रहे थे उससे भी जोर से अष्टावक्र हंसे। तो जब ये हंसने लगे तो लोग सब चुप हो गए, राजा जनक भी चौंक गए। तो राजा जनक ने पूछा कि ये लोग हंस रहे हैं वो तो मैं समझ रहा हूँ क्यों हंस रहे हैं, लेकिन तुम क्यों हंसे ये बताओ। ऐसा करके उनकी हंसी में बड़ी दम थी। बोले तुम क्यों हंसे ये बताओ। और वो करीब 14-15 साल के लड़के थे, यंग थे, मतलब अष्टावक्र। हाँ। अष्टावक्र, और मतलब बच्चे ही थे, और बाकी लोग इतने बुढ़े बुढ़े दाढ़ी पकी हुई सब बैठे हैं। तो अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंसता हूँ कि ये चमारों की सभा में ब्रह्म की चर्चा हो रही है, निर्णय किया जा रहा है। ये ब्रह्म की क्या बात करेंगे जिनको मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, मेरे भीतर जो परमात्मा है वो नहीं दिखाई देता। तो ये क्या तय करेंगे कि ब्रह्म क्या है करके, इनको पता ही नहीं है। तो राजा जनक को लगी बात एकदम सही की, है लड़का तो बड़ा अच्छी बात बोल रहा। तो फिर उनको दूसरे दिन उन्होंने बुलाया, तो सभा वहीं समाप्त हुई। दूसरे दिन उन्होंने बुलाया और खुद जहाँ बैठते थे गद्दी में वहां उनको बैठाया, अष्टावक्र को, और अपन बैठे खुद नीचे जनक। और फिर उनसे पूछा कि कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम वैराग्यम भविष्यति, कि ये ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, आत्म कल्याण क्या है, ऐसा करके उन्होंने पूछना शुरू किया। तो फिर उसको अष्टावक्र ने जो कुछ बताया, तो वो सारे जो सूत्र हैं, और फिर जनक ने भी कुछ अपनी बात कही, तो वो सारे सूत्र अष्टावक्र जनक संहिता बोलते हैं या महागीता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ 2 अलग अलग लेवल के लोग हैं ना। और उन्होंने कुछ नहीं बताया उस किताब में, ऐसा नहीं है कि योग करो, हाथ पर इधर हिलाओ, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। सीधे बात कही है और समझ गए। जैसे किसी आदमी को नक्शा बता दो कि यार तुमको रायपुर जाना है, हाँ ये गूगल मैप है ना, ये ऐसा ऐसा चल देना, रायपुर पहुंच जाओगे। तो ऐसा ही है उसमें, इसलिए उसको सुप्रीम बुक मानते हैं अष्टावक्र महागीता को। अच्छा। तो उसमें यही है कि साकारम नितम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। कल ही मैं पढ़ रहा था, तो उसमें बोलता है कि जितना भी आकार दिखाई देता है, जहां भी आकार है, वो सब नष्ट होने वाला है या बदल जाएगा, मतलब स्थिर नहीं है। और निराकारम तु निश्चलम, जो भी निराकार है, बिना आकार के, वो निश्चल है, वो नहीं बदल सकता।
ऐसा ये तत्वोपदेश है न पुनर्भव, ऐसा अगर आप जान लेते हो तो आपका फिर से जन्म नहीं होगा। तो ये इस तरह के सूत्र उसमें कहे गए हैं, और जो कि बहुत गहरे हैं, बहुत अच्छे हैं, मजेदार हैं। अगर इनको एक सूत्र को भी लेके खोजते जाए आदमी तो मतलब बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी एक चीज से ही। और हम लोग तो सोचते हैं कि सब आकार ही सब कुछ है ना। लगे हैं अपना मकान बनाने में, दुकान बनाने में, गाड़ी खरीदने में, इसमें उसमें है। पूरे समय बाहर जितना भी देखते हैं आकार है, अंदर देखते हैं तो वहां भी आकार ही देखते हैं, निराकार कहाँ दिखता है। ऐसी चीज हमको दिखती है कि जिसका आकार नहीं है। भाई अष्टावक्र का टेढ़ा मेढ़ा शरीर दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो निराकार है वो कहाँ दिखता है। हमको अपने भीतर का भी निराकार नहीं दिखता, आकार हमको दिखाई देता है। अपना चेहरे में देखते हैं खुश, अरे यार स्मार्ट हो गए, दाढ़ी अच्छी जम रही है, मस्त दिख रहा हूँ, ये जीन्स मेरे को जचेगी कि नहीं जचेगी। लेकिन वो सब चीज सोचने वाला कौन है, कौन सोच रहा है, कैसे सोच रहा है। ये सांस चल रही तो कैसे चल रही है, कौन चला रहा है भाई इसको, कैसे किस कारण से चलती। गुस्सा हो जाता हूँ तो तेज हो जाती है, शांत होता हूँ धीरे हो जाती, क्यों हो जाती है, क्या क्या रिजल्ट होता है। कोई गाली देता है तो गुस्सा हो जाता हूँ, कैसे हो जाता हूँ गुस्सा। है कोई अच्छी बात करता है, कितनी चुपड़ी खुश हो जाता हूँ, कैसे खुश हो जाता हूँ, कौन हो जाता है। ये सारी चीजें जब खोजता है आदमी, साइंटिफिक वे में खोजता है उसको, है ना, तो स्पिरिचुअल हो जाता है। और जब वो किसी के बताए अनुसार बोले ऐसा है यार, अरे ये तो माया है, ये ऐसा, इस तरह के शब्दों को याद कर लेता है और खुद नहीं खोजता, अनुभव से नहीं खोजता, तो वो कर्म कांड हो जाता है, वही ढोंग हो जाता है फिर। तो ऐसा है यार स्पिरिचुअलिटी का मामला। तो स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी में क्या फर्क है फिर? फिलॉसफी में यही है कि वो बातचीत रहती है। फिलॉसफी मतलब मैं फिलॉसफी जो शब्द आया है वो अरबी शब्द है, फलसफा बोलते हैं। फलसफा मतलब एस्पेक्ट। जैसे एक सिक्का है तो चित भी है, पट भी है, तो दोनों तरफ से देख लेंगे। किसी ने कहा चित की बात तो बोलेगा नहीं इसमें चित नहीं, पट भी है। हाँ ठीक ठीक, समझ गया। तो अदर जितने भी पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं उसकी बातचीत करते हैं तो वो फिलॉसफी हो जाती है। कोई जैसे सूरज के बारे में बातचीत कर देता है, सूरज गर्म है, फिर बताएगा नहीं जी वहां से हीलियम है, वहां से वो उसका संलयन होता है। फिर एक एस्पेक्ट आएगी नहीं, वहां से जो चलता है वो फोटोन के रूप में चलता है, उसमें इंफ्रारेड। तो ये सारे एस्पेक्ट हम निकालते जा रहे हैं, ये फिलॉसफी है। और स्पिरिचुअलिटी ये होती है कि वो बातचीत नहीं करते, वो उस चीज को समझ जाते हैं। एक और उदाहरण बताऊं, जैसे मैं आपको गुड़ खाने के लिए दे दूं तो आपसे पूछे कैसा लगा यार, तो आप बताओगे मीठा है यार। अब मीठा मेरे लिए मीठा मीन्स क्या? तो अरे बहुत शानदार चीज है, बड़ा अच्छा लगता है, इससे जीभ में जलन नहीं होती, दिल खुश हो जाता है। तो ये सारा फिलॉसफी है, ये जितना है। हाँ ठीक ठीक। लेकिन जब आपने गुड़ खाया और आपको जो मीठा मीठा लगा वो स्पिरिचुअलिटी है। जो रियल एक्सपीरियंस आपने किया वो स्पिरिचुअलिटी है, और जो उसके बारे में आपने बातचीत की वो फिलॉसफी है। तो अंकल स्पिरिचुअलिटी के फायदे क्या हैं? स्पिरिचुअलिटी के फायदे नहीं है। आपको जब बाकी चीजों के नुकसान दिखने लगते हैं तब आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, यही उसका फायदा है। जैसे क्या हुआ, नहीं मतलब मैं ऐसे टाइप से पूछ रहा था कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करता है तो उसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं, ऐसे टाइप से पूछ रहा था मैं। हाँ, वो चेंजेस इतने जबरदस्त आएंगे कि आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अरे मैं ऐसा था और कैसा हो। वही तो क्या आपको खुद महसूस होगा कि मैं तो क्या था। हाँ बता रहा हूँ ना, मैं आपको एग्जाम्पल देख बताऊंगा। भगवान बुद्ध के पास राज्य सब कुछ था, राजा थे वो तो, मस्त सुंदर पत्नी थी, एक बेटा था, है ना। लेकिन उनको ये लगा जब वो गए घूमने के लिए तो देखा कि एक आदमी बुढ़ा हो गया है। तो उससे पूछते कि मैं भी बुढ़ा होऊंगा क्या, ऐसा करके जो साथ में था। तो बोले महाराज आप भी बुढ़े हो गए।
फिर एक बीमार को देखे, बोले ये क्या हो गया, ये कैसे चल रहा है? बोले आप ये बीमार है। तो बोलते मैं भी बीमार होऊंगा। तो बोलते हाँ आप भी बीमार हो गए। फिर मुर्दे को देखे, बोले ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया यार? तो बोले मर गया महाराज जैसे। तो बोले मैं भी मर जाऊंगा। बोले हाँ मर जाऊंगा। तो वो जो उन्होंने महसूस किया कि यार उस बुढ़े को जो तकलीफ है, जो बीमार को तकलीफ है, तो मृत्यु में भी हो सकता है तकलीफ हो। तो ये फैक्ट क्या है एक्चुअल में, उसको खोजने के लिए वो निकले। तो वो स्पिरिचुअलिटी थी, और उनके अंदर जिस तरह के चेंजेस आए, वो चेंजेस ऐसे आए कि अब उनके लिए बीमारी कोई बड़ी चीज नहीं थी, अब मृत्यु कोई चीज नहीं थी। मृत्यु को समझ चुके थे कि डेथ क्या है, डेथलेसनेस क्या चीज है। तो इस संसार में जो जो चीज नुकसानदायक है, उसके रिजल्टेंट में जब स्पिरिचुअल व्यक्ति पहुंचता है तो उसके जस्ट अपोजिट चीजें उनको मिल जाती है। और उसको ऐसा कहना ठीक नहीं है कि मिलती है, वो है ही। एक्चुअल में हम गलत समझे रहते हैं, नोशन गलत रहता है हमारा, समझ गलत रहता है। तो अब फिर वो जब लौट के आए, जंगल वंगल में तपस्या की, ये सब ढेर सारा उनको जब आत्मोपलब्धि हो गई, तब जब लौट के आए तो उनकी पत्नी ने पूछा कि तुम जो छोड़ के यहाँ से भाग गए थे जंगल, अच्छा यहाँ घर में रहते तो नहीं होता क्या, ऐसा करके। तो भगवान बुद्ध चुप हो गए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि परमात्मा केवल जंगल में, घर में नहीं है, यहाँ भी हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। बुद्ध को जंगल जाना पड़ा, अष्टावक्र को कहीं नहीं जाना पड़ा, कबीर अपने घर में खटर पटर बुनते बुनते चीजों को समझ गए, महावीर नंगे होके खड़े हो गए। तो हर व्यक्ति पे एकदम अलग चीज है। मैं अलग ढंग से स्पिरिचुअलिटी पाऊंगा, आप अलग ढंग से पाओगे, कोई और अलग ढंग से पाए। एकदम इंडिविजुअल मामला है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअलिटी की खोज ही स्पिरिचुअलिटी खोज है, ऐसा समझ सकते हैं। अच्छा। अगर आप अपनी इंडिविजुअलिटी, मेरी क्या है यार इंडिविजुअलिटी, उसको खोजोगे तो आप पाओगे कि यार मैं स्पिरिचुअल होने लगा, है ना। जैसे आप देखोगे कि मुझे कोई मारे तो दुख होता है, तो आप सोचोगे कि यार मैं इस कुत्ते को क्यों मारूं, इसको भी तकलीफ होगी बेचारे को। आप कुत्ते को नहीं मारोगे, आपको दुख होगा कि मुझे जैसे तकलीफ होती है वैसी, तो आप स्पिरिचुअल हो गए, है ना। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है कि कोई बता दे नहीं कुकुर मत मार, नहीं ऐसा नहीं। हमारे अनुभव में ऐसी चीजें आ गई हैं कि हम वैसा करेंगे नहीं, हमसे होगा ही नहीं वो। अब देखो लोग बकरा मार के खा जाते हैं, और मैं देखता हूँ बकरे की इतनी सुंदर आंख है, इतना प्यारा दिखता है वो, मैं सोचता हूँ इसको मार कैसे डालते होंगे ये। और जिसको पाला है इतने प्रेम से, आप उसको पत्ता खिला रहे हो, प्रेम से पाले। जैसे आप यहाँ तोता अगर पाले होगे, आप तोता पाले हो, रोज मिट्ठू मिट्ठू बोलता है, उसको दाना खिलाते हो, और क्या ऐसा लगेगा कि इसको किसी दिन मार डालने करके खा जाए? मतलब कितना दुख होगा, उससे जो जुड़ाव बनता है ना। तो उसमें सिखाने की जरूरत थोड़ी है, वो तो हमारे जीवन शैली में आ जाएगी, व्यवहार में आएगा, हमारे भीतर समा जाएगी स्पिरिचुअलिटी, हम चीजों को समझेंगे। तो ऐसा है। तो स्पिरिचुअलिटी और डर में रिलेशन के एस्पेक्ट में कुछ बताओ ना। स्पिरिचुअलिटी और डर में ये रिलेशन है कि स्पिरिचुअल आदमी डरता नहीं, क्योंकि वो जान जाता है डर किस चीज का है। जो फियर है ना हमारा, किसी का भी हो, डर का जो बेस है वो है कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन ऐसा तो देखा गया है कि कई आदमी जब भी ऐसा बोलते हैं कि मेरे को मरने से डर नहीं लगता ऐसा वैसा, लेकिन वो कोई दूसरा चीज से डरता है, फिर ये क्या है? जो दो चीज की डर है। एक ऐसी चीज है जो हमारे पास नोन है, जो भी चीज है वो खो मत जाए, इसका डर है। जैसे मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल गुम मत जाए यार, गुम जाएगा तो क्या करूंगा, इस जंगल में हूँ, कैसे कॉल करूंगा, कैसे बुलाऊंगा।
तो उसमें से एक चीज ये भी है कि मेरे पास जो शरीर है, जो मेरे विचार हैं, ये खो जाएंगे तो मैं कैसे करूंगा, इस बात का डर। एक डर होता है कि मेरे पास जो है वो खो मत जाए, क्योंकि उसी को मैं जानता हूँ, तो मैं क्या करूंगा। और इसके दूसरे अगेंस्ट देखोगे तो वो डर होता है अननोन का डर, जो अब खो जाएगा तो क्या होगा, तो उसको तो मैं जान नहीं रहा हूँ। तो वो जो अननोन है उसका डर रहता है कि वो क्या होगा पता नहीं। अब जैसे मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद ये शरीर नहीं रहेगा, जो भी रहेगा पता नहीं, पर मैं जाऊंगा कहाँ, इसका डर रहता है। मैं मरने के बाद जाऊंगा वहाँ, क्या होगा, मेरे दोस्त होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे पेड़ होंगे कि नहीं होंगे, चांद तारे होंगे कि नहीं, पता नहीं क्या होगा वहाँ। तो दो चीज का डर है, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब हम नोन से ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो अननोन से अपने आप फियर क्रिएट होता है। हाँ ठीक। जिंदगी से हम जितना जुड़ जाएंगे, हमको अपने आप को लगेंगे कि हम यार इन कारणों से जिंदा है, इसके कारण जिंदा है, ऐसा है, तो फिर मौत का डर होने लगेगा। और हम लोगों में या सभी जीवों में जो असली डर होता है वो होता है मृत्यु का भय, सबसे ज्यादा। आप ख्याल करो कि अगर हम लोग को मौत का डर ना हो तो हम कभी भी किसी बस के आगे भड़ से कूद जाएं, किसी ट्रेन के आगे कूद जाएं, कहीं पहाड़ से कूद जाएंगे, हमको तो मरना ही नहीं है, धड़ाक से कूद जाएंगे, हड्डी वड्डी टूट जाएगी, जोड़ लेंगे यार इसको, नट बोल्ट से कस देंगे लेकिन हम कूद जाएंगे चलती ट्रेन के आगे। तो जो फियर है वो स्पिरिचुअल व्यक्ति के साथ में वो चीजों को जान जाता है कि मेरे भीतर जो मरने वाला है वो एलिमेंट कभी नहीं मरने वाला है, जिसको मैं निराकार बोल रहा था, जिसको मैं परमात्मा बोल रहा था, वो कभी नहीं मरेगा। तो वो फियर उसको खत्म हो गया। दूसरी चीज, जिस चीज को मैं डरता हूँ कि ये मत मरे, तो ये तो मरेगी ही कभी ना कभी, उसका फियर खत्म हो गया। मतलब जो चीज मेरे पास जो सोच रहा हूँ कि ये हमेशा परमानेंट है, वो किसी न किसी दिन छूटेगी, वो जान जाता है। और अननोन के प्रति उसको कोई फियर नहीं रहता। तो जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है उसका डर खत्म हो जाता है, डर होता ही नहीं उसके अंदर, या मिनिमाइज होते चला जाता है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल पाथ में जाएंगे तो आपका फियर मिनिमाइज होता जाएगा। तो क्या अंकल स्पिरिचुअलिटी का मतलब पूरा ये जो अपना ड्यूटी कर्तव्य बोलते हैं सबसे विरक्त होना है क्या? नहीं, ये बताया ना, हर व्यक्ति जो है इसको अलग अलग ढंग से पाएगा। अच्छा। अब कृष्ण भगवान है, अलग ढंग से जाने उसको, है ना। और वही बुद्ध भगवान है, बुद्ध अलग ढंग से जाने, महावीर अलग ढंग से जाने। कबीर अपने परिवार में है, खाना बनाना खाना सब कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वो। तो हम स्पिरिचुअलिटी को किसी आउटर सेंस से नहीं जोड़ सकते कि कोई आदमी घर छोड़ के जंगल चला गया तो स्पिरिचुअल हो गया, ऐसा नहीं है। या कोई व्यक्ति केवल घर में ही पड़ा है तो स्पिरिचुअल हो गया, ऐसा नहीं। या कोई व्यक्ति समाज को छोड़ के भाग गया, या कोई व्यक्ति एकदम सेवा में लगा हुआ मदर टेरेसा टाइप का तो स्पिरिचुअल हो गया, ऐसा नहीं। मतलब इससे कोई डेफिनेशन हम नहीं दे सकते स्पिरिचुअलिटी का आउटर सेंस में। मामला ये होगा कि जब आप अपने भीतर जाएंगे, आप अपने भीतर आनंदित हो गए, खुश हो गए, आपको अपना एनर्जी लेवल पता लगेगा। हमारे अंदर ना जो सिस्टम है वो सबसे पहले जो दिखती है वो फिजिकल बॉडी है ना। फिजिकल बॉडी किससे चल रही है? हमारी सांस से। सांस का चलना बंद हो जाएगा तो ये शरीर बंद हो जाएगा। तो उसके अंदर इसको हम लोग एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। हाँ, एस्ट्रल बॉडी सुनो, है ना, एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। फिर एस्ट्रल बॉडी सूक्ष्म शरीर, हाँ सूक्ष्म शरीर। फिर इसके साथ भी चलने के लिए एक और चीज है, वो हमारा मेंटल बॉडी है। कॉन्शियसनेस नहीं, कॉन्शियसनेस तो बहुत बड़ी चीज है, मेंटल बॉडी। मतलब मन जो है हमारा, मन जो है फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी दोनों उसके साथ में फंक्शन करते रहते हैं, है ना। और मन के साथ में थोड़ा सा और डीप जाओगे तो इमोशन मिलेगा। जो विचार अगर कंटिन्यू कांस्टेंट हो जाए तो इमोशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। वही वही बात आप बार बार सोचते रहोगे तो वो इमोशन बनने लग जाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें रहती हैं, और उसके बाद फिर आप जाओगे तो इन सब में जो फंक्शन करते रहता है, तो एक एनर्जी सिस्टम है हमारे बीच में। मतलब सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ऐसा नहीं कि सेपरेट है कुछ।
हम सब एक साथ हैं, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, ईथरिक बॉडी, ये सब कुछ एक साथ फंक्शन करता है। तो जब और अंदर मतलब अंदर क्या बोलना चाहिए, आप धीरे से उसको स्टडी करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे तो पाओगे कि यार एनर्जी सिस्टम है मेरे अंदर एक, वो एनर्जी सिस्टम मस्त फंक्शन करता है। जब मैं गुस्से में होता हूँ तो एनर्जी सिस्टम मेरा चेंज हो जाता है, शांत होता हूँ तो मेरा एनर्जी सिस्टम बढ़िया रहता है। तो आप देखोगे कि यार मैं जब खुश रहता हूँ मेरा एनर्जी सिस्टम बढ़िया है, गुस्से में बिगड़ जाता है। तो कौन आदमी अपने आप को खराब करना चाहेगा? क्या आप अपनी मोटरसाइकिल तोड़ना चाहोगे? नहीं तोड़ना चाहेंगे ना। तो हमारे पास इतना बढ़िया फिजिकल बॉडी है तो हम भी चाहेंगे कि इसका एनर्जी सिस्टम फर्स्ट क्लास रहे, मजा आए। हर आदमी चाहता है खुश रहना, मजे में रहना, क्यों दुख रहे? तो फिर वो जान जाता है कि मैं अपनी एनर्जी सिस्टम को अगर ठीक कर दूं तो मजा भी मैं ठीक कर सकता हूँ। तो ये एक कंट्रोल आ जाता है इन सिस्टम से, फिजिकल। अच्छा, मतलब कंट्रोल, ठीक, कंट्रोल। हाँ, आप अपनी कंट्रोल मतलब ऐसा बोलते हैं कि स्पिरिचुअल आदमी उसको उससे नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ कंट्रोल आ जाता है। हाँ, इसमें कंट्रोल रहते हैं। आप आपके हिसाब से आप चाहे तो अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कोई गाली, मतलब मैं जब चाहूँ उसको ला सकता हूँ, जब चाहूँ उससे अलग हो सकता हूँ। हाँ। अच्छा, ये जैसे अभी क्या होगा, कोई मेरे को गाली दिया, हाँ, तो मैं उसके रिमोट कंट्रोल में तुरंत में गुस्सा हो जाऊंगा। हाँ, गाली दिया, लेकिन जब आपके पास कंट्रोल रहेगा तो उसने गाली दिया, जैसी गाली आपके भीतर जाएगी आपको पता लगेगा कि ये मेरे एनर्जी सिस्टम में, मेरे साइकोलॉजिकल सिस्टम में ये चेंजेस किया, इसके कारण फिजिकल बॉडी में ये चेंज आया। तुरंत आपको दिख जाएगा, विद इन सेकंड भी कहना बहुत बड़ी चीज है, तुरंत आपको दिखेगा। अब ये आपके ऊपर रहेगा उस समय कि आप उसको रिस्पॉन्ड करें या चुप रह जाए। आप अपनी एनर्जी सिस्टम को वेल मैनेज रखें या उसको डिस्टर्ब करें, ये आपके ऊपर रहेगा। आप चाहो डिस्टर्ब कर लो, चाहे तो वेल मैनेज रख लो। देते रहे यार गाड़ी, कुछ नहीं तो चुप नहीं, अपना मजे में रहे, हंसते रहे। हाँ, लेकिन ऐसे भी होते बोलते, जैसे कि आप अभी बात बोले कि मतलब ये तो वो हुआ ना कि एक तरह से मेरे को ज्ञान है, नॉलेज है कि मेरे क्या करना है, ये हुआ ना। हाँ, वो आप इन्वेस्टिगेट करेंगे ना, अपना स्टडी करेंगे अपनी चीज को पूरा, तो आपको पता रहेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको कैसे करना है। ठीक है। तो ऐसा होता है कि जैसी कोई सिचुएशन है, मान लो कि मैं अगर कोई लड़ाई झगड़ा की सिचुएशन ले लूं, तो अगला कुछ बोला तो मेरे पास ज्ञान है कि मेरे को क्या रिएक्ट करना है ऐसा, लेकिन जैसे ही गुस्सा आता है वो सब खत्म हो जाता है। हाँ, उस समय क्या आपको कंट्रोल नहीं है। ये दो चीज, गुस्सा और डर। हाँ, उस समय क्या होता है, दो तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति है केवल उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है कहना चाहिए। हाँ, वो केवल किताबों में पढ़ लिया कि गुस्सा आए तो आपको प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए, भगवान बुद्ध ने कहा है कि नहीं वेरानी संबंधित उदाचना, ऐसा करके। तो उसको ये पता है, लेकिन उसको कमांड नहीं है अपनी पूरी सिस्टम पे, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है उसको। तो उस स्थिति में वो तुरंत रिएक्शन कर देगा, वो भूल जाएगा उस समय। वो तोता वाला कि बहेलिया आता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए, फंसे हुए जाल में। है ना। तो ये फर्क रहेगा। और कमांड रहता है अपने, कमांड क्या कहना चाहिए, उस पूरे सिस्टम को आप समझते हैं। तो जैसे घर में आप बैठे हो, आपको मालूम है कि किधर गेट है, किधर खिड़की है, ऐसे ही आपको पूरा सिस्टम पता रहेगा कि मेरा फिजिकल बॉडी कैसे काम करता है, एस्ट्रल बॉडी कैसे काम करता है, मेंटल बॉडी कैसे काम करता है, इसका यूज कैसे करूं। मतलब आपको इनर इंजीनियरिंग पता रहेगी। जैसे व्हीकल की इंजीनियरिंग पता रहता है कि इंजन किधर चलता है, स्टार्ट किधर से होना है, किधर प्लग कार्बन आता है, क्या है। तो उसी तरह आपको अपनी इनर इंजीनियरिंग पता रहेगी और उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो उसका। अंकल, स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज, मतलब नॉलेज मत बोलने का मतलब है कि मेरे हिसाब से कोई भी सिचुएशन अगर मैं लूं तो मेरे हिसाब से सच कुछ और है, अगला देखेगा तो उसके हिसाब से सच कुछ और है, लेकिन कोई तीसरा आदमी जो अलग होके देख रहा है वो कुछ और देखेगा। तो जो उसका सही है, मतलब ये तीनों से हटके जो एग्जैक्ट है, मैं मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं बता रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो। एक बड़ा अच्छा सूत्र है, मैं आपको वो सूत्र बताता हूँ कि जिसने
जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब झूठ है और जिसने देखा है वो सच है। ठीक है। तो जो देखने वाले हैं अलग अलग आयाम से उसको देखेंगे, वो अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन जो देखने वाला है वो न बदलने वाला है न कुछ है, वो इम्पोर्टेंट। लेकिन अंकल अगर जो तीसरा जो देख रहा है उसके पास भी पर्याप्त ज्ञान नहीं है, तो ये कैसे होगा कि वो भी सही चीजें देख रहा है? वो तो किसी का पक्ष भी कर सकता है ना। इसीलिए कहा ना कि जो भी देखा, तीसरे ने देखा चौथे ने देखा मतलब नहीं, जो भी देखा वो सब झूठ, जिसने देखा वो सच। ये थोड़ा समझ में आया। हाँ, ये थोड़ा कठिन है ना। कठिन इसलिए है क्योंकि वो एक्सपीरियंस, तो ये फिलोसफिकल चीज नहीं है ना, ये एक्सपीरियंस की चीज है। जैसे कि लिए आपको एग्जांपल समझाओ, एग्जांपल से एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, सामने हॉस्पिटल की लाइट दिख रही है, ट्यूबलाइट जल रही, लाइट जल रही, पेड़ पौधे सब देख रहा हूँ, है ना। तो ये जो बाहर चीजें दिख रही हैं, इसको देखने वाला कौन है ये मुझको पता नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ, है ना। मैं कहूंगा कि आंख देख रही है। ठीक है, हाँ आप समझा, आप समझ गया, आप समझा, समझ गया। ठीक 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 है, आप समझ गया। अब ये हुआ कि आंख देख रही है, लेकिन आंख कब देख रही है? जब लाइट मौजूद है। वो हाँ ठीक है, एक सेकंड और रुकना है ना, लाइट मौजूद है तब देख रही है। अब क्या हुआ कि मैं रात में सो गया, सपने में फिर यही चीज मैं देख रहा हूँ। उस समय तो मेरी आंख बंद है, हाँ, उस समय लाइट भी नहीं, उस समय लाइट भी नहीं है, और फिर भी मैं यही हॉस्पिटल देखूंगा, ऐसा ही पेड़ देखूंगा, ऐसा ही सब कुछ देखूंगा। तो अभी जो देख रहा हूँ ये हॉस्पिटल, पेड़ और लाइट सही है, कि रात को सपने में मैं जो देख रहा हूँ वो हॉस्पिटल और ट्यूबलाइट सही है? तो न वो वाला सही है न ये वाला सही है। जिसने देखा वो सही है। ठीक, जो इसको देख रहा है, खुली आंख से देख रहा हूँ तब सही है, कि बंद आंख से देख रहा हूँ तब सही है? हाँ, ठीक ठीक समझ गया। देखने वाला कौन है इन दोनों को, वो सही है। उसी सूत्र को देखो, पहला वाला सूत्र में बता रहा हूँ आपको, फिर वहीं पहुंचे। साकारम नितम विद्धि निराकारम तु निश्चलम। जो साकार है वो झूठा है, जो निराकार है, जो देखने वाला है, वही सच्चा है। हाँ, ठीक है ना। तो आकार तो हम कई तरह से देख सकते हैं, अपने सपने में भी आकार बनाते हैं। हर चीज, जैसे कि आप जो ले जिसने देखने वाला, तो जो देखा है वो तो सच ही जान गया, ठीक तो है, तो क्या वो अपने बुद्धि के हिसाब से उस परिस्थिति को बदल सकता है? अब इसमें क्या है कि आप जिसको बुद्धि बोल रहे हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। क्योंकि हम जिसको बुद्धि बोलते हैं वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजों का। हाँ, ठीक। अभी जितनी भी चीज आप कलेक्ट किए होंगे, किसी टीचर ने कोई पढ़ाया, किसी बुक ने कुछ बताया, आपके एक्सपीरियंस में कंसीडर करो ना, नॉलेज कंसीडर करो, है ना। तो जो इसीलिए तो आदि शंकराचार्य बोलते हैं कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मन भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, चित्त भी नहीं हूँ, अहंकार भी नहीं हूँ। मैं इनमें कोई चीज नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? शिव हूँ। शिवो हम बोलते हैं। शिव हूँ मैं। हाँ, शिवो हम का मतलब होता है, शिव का मतलब होता है विच इज नॉट, जो नहीं है। जो नहीं वो हूँ मैं, जो नहीं है वो मैं हूँ। अजीब बात है ये, उल्टी लगती है। हाँ। जो नहीं है वो कैसे हो जाएगा? हाँ, वो थोड़े डीप समझोगे तो समझ आते हैं। तो यही फैक्ट है कि जो नहीं है वही, जो भी चीज है, जो भी आकार के रूप में दिखाई दे रहा है, जैसे भी आकार में हो, वो फॉल्स है। वो अपना शेप चेंज करेगा, आकार बदल देगा, वो है और मर जाएगा, बनेगा और मिट जाएगा। जैसे एक और उदाहरण देखो कि समुद्र में लहरें बनती हैं, तो लहर चाहे छोटी हो, बड़ी हो, छोटी बूंद हो, वो लहर जो है बनी है तो मिट जाएगी। लेकिन जिस समुद्र में लहर बनी है वो समुद्र कभी खत्म नहीं हो। तो हम लोग जिस नथिंगनेस में जो हम क्रिएशन हुआ है,
वो नथिंगनेस जो है, इटर्नल जिसको कह देते हैं, उसी को शिव कहा गया है। तो उस शिव में वो असली है, बाकी सब शिव से निर्मित हुआ ये सारा संसार। तो शिव का मतलब वो शंकर भगवान सांप लपेटे वाला नहीं है, मतलब नहीं है, विच इज नॉट। इसलिए बोलते हैं ना, अरे यार इसके सिवाय और कुछ है तो बता तू, इसके सिवाय मतलब ये तो है, इसके सिवाय जो नथिंग कुछ है तो उसको बता। तो बता दिया, इसके सिवाय कुछ है कि तेरे पास बताने के लिए, बोलते हैं ना। तो वो जो नथिंगनेस है वो इम्पोर्टेंट, और उस नथिंगनेस को अपने भीतर में, क्या मैं भी उस नथिंगनेस में इंक्लूड हूँ, तो ये खोजना है एक्चुअल में। किसी की बात को सुनना मानना नहीं है, इन्वेस्टिगेट करना है। क्या मेरे भीतर है कि नहीं नथिंगनेस, की बाहर है, कहाँ है, कैसा है, एक्चुअल में एक तरह से साइंस है। अंकल एक और बात, जैसे कि कोई आदमी थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किया, ठीक, अपने आप में थोड़ा स्पिरिचुअलिटी जगाया, लेकिन जैसे ही वो फिर से जिसको भौतिक जगत मटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं उसमें इन्वॉल्व हुआ, तो वो चीजों को भूल के फिर से उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, और जो अचीव किया वो थोड़ा लॉस करता है वो। अब ये उसके स्टेट के ऊपर है। सुपर स्पिरिचुअल जिन हम चीजों को बोलते हैं वो वास्तव में सुपर स्पिरिचुअल नहीं है, कुछ साइंस है उसके, वो जान जाता है उनके फंक्शन को। जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति पानी में तैरना जानता है, तो हमारे लिए वो कोई सुपर स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि हम भी तैरना जानते हैं, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति पानी में सोना जानता है, मतलब वो हाथ पैर नहीं हिलाएगा, बस लेटा रहेगा, तो वो सुपर स्पिरिचुअल हो जाएगा नहीं? कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब मैं उस चीज को अगर जान गया कि कैसे पानी में लेट सकते हैं, उसका साइंस है, तो आपके लिए वो सुपर पावर हो गए, लेकिन मेरे लिए वो एक सामान्य चीज है। स्पिरिचुअलिटी अब हो सकता है कोई व्यक्ति पानी में लेटना नहीं, चलना भी जान जाए, उसका भी साइंस उसको समझ में आ जाए कि मैं पानी में चल कैसे सकता हूँ। तो वो हमारे लिए और बड़ी, अरे यार पानी में चल लेता है ये, है ना। तो इस तरह से इन चीजों का कोई वैल्यू नहीं। मतलब जहाँ तक मेरी समझ है, हम लोग इन चीजों पे कोई ज्यादा ये नहीं करते। अब एक चीज सोचिए, आज मैं यहाँ पर खड़े होकर के आपसे फोन से बात कर रहा हूँ। एक जमाने में जब ये मोबाइल उपलब्ध नहीं थे तो किसी से बोलते कि यार देख लोग ना, मैं ना यहाँ से बैठे बैठे और डोंगरगढ़ में मेरे एक दोस्त है उससे बात कर लेता हूँ, तो अरे बाबा कितनी बड़ी बात है ना। सुपर पावर था उसके पास, स्पिरिचुअल पावर है। आज वो स्पिरिचुअल पावर हम हाथ में लेके घूम रहे हैं। बात कर रहा हूँ कि नहीं मैं? तो इसलिए इन स्पिरिचुअल पावर्स जो है उन पे फोकस ज्यादा नहीं रखते, क्योंकि अभी बल्कि साइंस ने ज्यादा कंक्रीट और कंफर्म कर दिया। पुराने समय में तो बोलते थे कि नारद मुनि ने ध्यान लगाया, उनसे बात की, सही बात हुई कि नहीं हुई, क्या बात हुई, वो तो जो बता देगा उसी को मान लेंगे। या मैं यहाँ पर, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं यहाँ से बोलूं कि यार मैं अपने दोस्त से देखो बात करता हूँ यहीं बैठे बैठे बिना मोबाइल के, और बता दूं कि हाँ उससे ऐसी ऐसी बात हुई, तो आप मानोगे, क्योंकि आपके पास कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट नहीं है। अभी तो मेरे पास मोबाइल है, तो मैं बताऊंगा देख कॉल रिकॉर्डिंग पे सुना देता हूँ, ऐसा मतलब सबूत नहीं रहता है ना। तो उन सब चीजों पे हम लोग ज्यादा जोर नहीं देते। पुराने समय में वो किताबों में, कहानियों में वो हवा में उड़ जाते थे और ये होता था वो, तो उनका कोई फैक्ट मौजूद भी नहीं है, और उसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते। होता होगा, मुझे नहीं मालूम। मतलब अपने नहीं पता, सही भी नहीं बोल सकते और गलत भी नहीं बोल सकते। ये फैक्ट होता होगा, लेकिन अभी नहीं है, मैं नहीं जानता इस विषय में। तो ये एक ईमानदारी रखना चाहिए कि जो चीज मैं जानता हूँ, जो चीज नहीं जानता उसके बारे में ना बोले। उसके बारे में हमें कुछ कहना नहीं है। होता होगा ठीक है, नहीं होता होगा तो भी कोई बात नहीं, तो ठीक है। तो अंकल जैसे कि
मैं अगर प्रैक्टिस करना चाहूँ तो मैं प्रोग्रेस कैसे करूँ? हाँ, होता ये है कि जैसे मुझे आपको पास आना है डोंगरगढ़, है ना, तो डोंगरगढ़ आना है मुझको, तो मुझे चलना कहाँ से होगा? अम्बागढ़ चौकी से। अम्बागढ़ चौकी से चलना होगा, और कहाँ से चलना होगा? अपने घर से चलना होगा। तो हम जहाँ पर हैं वहीं से स्टेप्स बढ़ाना पड़ता है। हाँ, तो वही क्या स्टेप्स? हाँ, बता रहा हूँ। अब फिर बात आती है कि मैं जहाँ पर हूँ उसको मैं कैसे जानूंगा, है ना? तो अभी हम हाँ ये हाँ हाँ, देखिए, ठीक ठीक। है ना, अभी मैक्सिमम आदमी जो है फिजिकल लेवल पे जीता है। जैसे भूख लगी, खाना खा लिए, गर्मी लगी तो पंखा चला लिए, थक गए सो गए। तो हमारा मैक्सिमम एक्टिविटी फिजिकल लेवल पे डिपेंड है। अब हुआ क्या है कि हमारी मशीन इतनी ज्यादा इन्वेंट हो गई, तो मशीनों के कारण हम लोग हो गए आलसी। और दूसरी चीज ये हुआ कि हमको पता नहीं है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अब मैं खुद अपना बता रहा हूँ, सुबह उठता हूँ, नहाए धोए और मोटरसाइकिल से चले गए स्कूल, वहाँ कुर्सियों में बैठे हैं, क्लास ले रहे हैं तो भी कभी कुर्सी में बैठ गए, या थोड़ा बकर बकर किए आ गए, फिर कुर्सी में बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं। मतलब हम वो जो शरीर जितनी मेहनत करने की क्षमता है इसमें, जिस मेहनत से ये डेवलप होता है, वो हम फिजिकल लेबर करते ही नहीं। और हमको पता ही नहीं है कि फिजिकल लेबर से कितना मजा आता है, हम ये भूल ही गए हैं। और फिर दूसरी चीज, हम मेंटल लेवल पे जिंदा है। हमको बड़ा अच्छा लगता है, पिक्चर देखते हैं तब, कोई गाना सुनते हैं तो अच्छा लगता है। और फिर हमारे जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बीच में कोई आ जाता है, हमारी लाइकिंग के बीच में कोई आ जाता है तो बड़ा क्रोध आता है। यार यार मेरे को घूमना बहुत पसंद है और ये देखो रोक रहे हैं। तो हम मेंटल लेवल पे भी जीते हैं अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के साथ में। इमोशनल लेवल पे भी जीते हैं, ये सारा ही साथ चलता है। इमोशनल लेवल पे ही जीते हैं कि कभी कभी हमारा दोस्त हमको बहुत अच्छा लगता है, अरे यार क्या दोस्त है। कभी ऐसा लगता है यार ये दोस्त भी ठग रहा है मेरे को, हमेशा मेरी जेब काटते रहता है, कभी अपना पैसा खर्चा नहीं करता। जो दोस्त कभी बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से हम इन सारी चीजों के साथ एक साथ जीते हैं, लेकिन ये कंबाइंड है आपस में, ऐसा भी नहीं सेपरेट है। आप सोचिए कि अगर मेरी फिजिकल बॉडी ना हो तो मेंटल बॉडी कहाँ रहेगी। अब मैं किसी चीज को सोचूंगा नहीं तो मेरी इमोशंस कहाँ से रहेंगे। तो इन सब चीजों में बेसिक है फिजिकल बॉडी, वहां से शुरू करते हैं और तीनों सबको एक साथ लेके चलते हैं, रिजल्ट आता है। अच्छा एक चीज और है, तीनों को एक साथ, हाँ तीनों में इनमें आपस में कॉम्बिनेशन भी है। जैसे आप बीमार पड़ जाओ, बीमार पड़ोगे तो बड़ा उदास लगने लगता है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती, मेंटल बॉडी पे इफेक्ट आ गया। और फिर कोई प्यार भरी बात करे तो भी चिढ़ लगता है, अरे रहने दो यार ये, मम्मी आप बोले ऐसा मत बोलो, ठीक है रहने दो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमारे मेंटल बॉडी भी इफेक्टिव हुई, इमोशनल एरिया भी इफेक्टेड हो गया, और हमारा एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है मरे मरे यार क्या हो गया, क्यों? क्योंकि बस सर्दी जुकाम भर हुआ है थोड़ा सा, जो भी है। तो शुरू हमको फिजिकल बॉडी से करना पड़ता है, जिसका रिजल्ट आगे भी चलता है और सब पे एक साथ काम होता है उसमें। तो यहीं से शुरू करेंगे हम अपनी फिजिकल बॉडी पे, इस पे कमांड लाते जाएंगे, देखते जाएंगे। तो इसके अलग अलग बहुत सारे ये हैं, मतलब सिस्टम है काम करने के, जिन्होंने रिसर्च की इस पे, जिसमें योग है, तंत्र है ना। तो तंत्र मतलब? तंत्र मतलब होता है तंत्र मतलब होता है टेक्निक। अच्छा टेक्निक, हाँ। तो जिन चीजों को आप बोल रहे हैं कि अब मैं कैसे काम करूं, कैसे चलूं, तो जब ये पूछा जाता है तो फिर हम बोलते हैं कि यार तुमको डोंगरगढ़ जाना है तो एक काम करो, तुम मोटरसाइकिल जा सकते हो। अच्छा पानी गिर रहा है क्या, तो कार में चला जाए यार। तो एक टेक्निक हो गई मोटरसाइकिल की, दूसरी टेक्निक हो गई कार की।
और अगर कोरोना नहीं होता तो ऐसा करो ना यार, बस से भी जा सकते, तो एक टेक्निक बस की हो गई। तो इस तरह से 112 टेक्निक्स हैं तंत्र में। 112 112 टेक्निक्स हैं विज्ञान फिजिकल के लिए, सभी तरह की है उसमें, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, सारी तरह की, हिप्नोसिस वगैरह सब की टेक्निक है उसमें। 112 टेक्निक्स हैं विज्ञान भैरव। इतना सारे ट्रिक में तो ऐसा तो किसी एक के लिए पॉसिबल नहीं कि इतना सारा परफॉर्म कर सके, तो उसमें से बेस्ट क्या होगा? उसमें से वो देखता है कि ये मेरे लायक कौन सी टेक्निक है, उसको पसंद आती है। मतलब जो आदमी करना चाहते हो देखते हैं कि मेरे लायक कौन सा है। हाँ, उसको अपने आप जैसी वो टेक्निक देखता है कि यार ये टेक्निक मुझे अच्छी है। फिर कई बार ऐसा लगता है कि जैसे उसमें कुछ टेक्निक है साउंड से रिलेटेड। किससे? तो साउंड, हाँ। तो साउंड से रिलेटेड टेक्निक है, तो कुछ लोगों को जो संगीत वंगीत वाले रहते हैं उनको साउंड बड़ा पसंद आता है। उनके लिए इजी रहता है। एक्चुअल में क्या है कि हर दुनिया में जितने लोग हैं ना, वो 112 जगह में जीते हैं। उनके जो कॉम्बिनेशन है 112 है। तो 112 में से कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन में आदमी रहता है, तो उसको वो टेक्निक जो है एकदम पसंद आती है, यार ये मेरे लायक फर्स्ट क्लास है करके। अब वो एग्जैक्ट पता कैसे करे, तो उसके लिए उसको खूब खेलना पड़ता है, कभी एक टेक्निक फिर कभी एक टेक्निक, ऐसा फिर उसमें से देखता है ये मेरे लिए बेस्ट है, उसको यूज करता है। कई बार ऐसा रहता है कि वो 2-3 टेक्निक उसको यूज कर लेता है। तो इस ढंग से लेकिन सुनो ना, जैसे कि अगर मान लो कि मेरा करना है, ठीक, तो अब मैं ट्राई करते रहूंगा ये टेक्निक, तो ऐसे तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर नहीं होगा सही टेक्निक कैसे नहीं होगा। आप एक टेक्निक पे 3 दिन काम करिए, उस 3 दिन में आपको पता लग जाएगा। फिर भी ऐसा 112 टेक्निक है, तो 112 into 3 तो आपको लग रहा है ना बहुत दिन हो गया करके, जिसमें से 112 में बहुत सारी तो आपको जचेगी। अरे यार ये तो नहीं जच रहा है मेरे को, आप बहुत सारी ऐसी एलिमिनेट कर दोगे। और अच्छा, मतलब ऐसी देखने से ही। हाँ, और एक मजेदार चीज, हम अगर देखें अपनी जिंदगी में, तो अगर आपकी उम्र मैं अंदाज लगाऊं तो 18 साल है, तो 18 साल में आपने कितने दिन यूज किए हैं? कितने दिन? मतलब है ना, कितने दिन यूज किया, मतलब कितने दिन हम जी चुके 18 साल में, बोल रहा हूँ। हाँ, है ना। और उन टेक्निक में ऐसा तो है नहीं कि मैं 24 घंटा उसमें खर्च करूंगा। वो टेक्निक थोड़ी देर में ट्राई करूंगा, देखूंगा, हाँ, पता लग जाएगा मुझको। तो हमारे पास बहुत समय है। हम तो वैसे ही बर्बाद कर चुके ढेरों समय ही। हाँ, लेकिन बर्बाद तब किए जब पता नहीं था, वो तो अनजाने में। अब जान के बर्बाद करना वो तो लोग मूर्खता होगा ना। तो जब आप टेक्निक्स पे काम करोगे तो आपको पता लगे कि मैं बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी न किसी डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ। कोई भी टेक्निक आपको फालतू नहीं जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक स्टेप आगे बढ़ा के जाएगी वो। ऐसा है। तो क्या 112 के 112 टेक्निक मतलब सब बराबर रूप से इफेक्टिव है? हाँ। अच्छा। एक पर्टिकुलर आदमी के लिए उतनी ही पावरफुल है जितनी दूसरी टेक्निक एक पर्टिकुलर आदमी के लिए। अच्छा। उसमें से कोई भी एक टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, जो मेरे लिए सूट कर रहा है। हाँ, जो आपको सूट कर ले। तो सूटेबल मतलब क्या, कि जो मेरे को पसंद आ रहा है कि जो मेरे को प्रोग्रेस कर रहा है? आपको पसंद भी आएगी और प्रोग्रेस भी करेगी। अच्छा, दोनों एक साथ। आपको पूरा लगेगा कि ये यार ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, मैं इसको कितना तो कर सकता हूँ। वो आपको करने में इजी होगा और मन भी लगेगा, मतलब आपको अच्छे लगेगा और आपको उसका प्रोग्रेस भी दिखेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है अंकल, जैसे कि मैं एक एग्जांपल, मेडिटेशन कौन सी गाड़ी है? आप ये बताइए, आपके पास अभी कौन सी गाड़ी है? कार की, बाइक, क्या बोल रहा हूँ? मोटरसाइकिल। ग्लैमर। ग्लैमर क्यों लिए हो आप? स्प्लेंडर प्लस क्यों नहीं लिए? पापा का चला।
पापा का यूज को चलाता हूँ, नया लिए। अच्छा, पापा का इसलिए चला। अगर आपको लेना हो मोटरसाइकिल, कौन सा लोगे? मेरे को तो अभी इच्छा ही नहीं है तो कुछ का। नहीं, इच्छा नहीं, मान लिया जाए। अच्छा, कार की इच्छा है? हाँ। कार कौन सी लोगे? वरना। वरना। ये BMW क्यों नहीं लोगे? पैसे बजट ज्यादा है ना उसका भी उतना। हाँ, तो ये आप सोच रहे बजट ज्यादा है करके, आपको सूट की अपने बजट के हिसाब से, सब चीज के हिसाब से वरना, है ना। ऐसे ही जब आप वो टेक्निक्स पे आप जब वर्क करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये वरना मेरे काम किया है। हाँ। क्लियर? हाँ, ठीक। ये वरना अंकल है यार जैसे कि क्या मेडिटेशन 112 टेक्निक में से कोई एक टेक्निक है कि क्या है मेडिटेशन? मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं, कोई टेक्निक मेडिटेशन नहीं है। ये अलग है, मेडिटेशन अलग टॉपिक है। मेडिटेशन इज स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे आप नींद में सोते हो, तो नींद क्या है बोलेंगे? तो क्या है? नींद स्टेट ऑफ बीइंग है। अब नींद सोने के लिए आपके पास टेक्निक क्या क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ। बढ़िया बिस्तर लगा लेते हैं, एक टेक्निक। ठीक है। तकिया लगा लेते हैं, दूसरी टेक्निक। फिर लाइट बंद कर देते हैं, तीसरी टेक्निक। फिर चादर ओढ़ लेते हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं, गर्मी लग रही है एसी कूलर चला दे, ये सब टेक्निक्स हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपको नींद आ जाए, गारंटी है क्या? नहीं है ना। तो ठीक ऐसे ही टेक्निक्स जो है एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है कि आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, अब समझा मैं। मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचने कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, हाँ, वो मेरे टेक्निक है। हाँ, टेक्निक जो है वो तकिया लगाने जैसा है, एसी कूलर चलाने जैसा है, और फिर आप लेट जाएंगे तो नींद अपने आप आ जाएगी। तो ऐसी मेडिटेटिव स्टेट में आप पहुंच जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ यार। अगर कोई टेक्निक परफॉर्म कर रहा है तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं कि जैसे कि मैं ओम का उच्चारण रोज 21 बार करता हूँ, ठीक। तो मेरे को ऐसे लगता है लगभग मैं 1.5-2 महीने से करते आ रहा हूँ, ठीक। लेकिन जब भी करता हूँ ना, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं सही तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि ध्यान कहीं ना कहीं 21 में से कहीं एक उच्चारण में भी कहीं और चले जाता है। हाँ, वो तो उससे कोई मतलब नहीं है हमारे ध्यान व्यान का जाने का। लेकिन ये क्या मतलब अंकल, मतलब जैसी कोई टेक्निक को मैं सही रूप से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ तो उसका इफेक्टिवनेस कैसे दिखेगा? नहीं, उसके टेक्निक का सही और गलत का कोई ये नहीं है। अब जैसे आपको एक पैर में खड़े होना है, तो एक पैर में खड़े होना है। दुबला पतला आदमी है तो फट से खड़ा हो जाएगा। थोड़ा मोटा आदमी है तो उस ढंग से नहीं खड़ा हो पाएगा। हर आदमी का अलग अलग होता है ना। तो टेक्निक उसी ढंग से है कि अच्छा कौन कितनी इफिशियंसी से कर पाएगा, और जैसे जैसे आप टेक्निक यूज करते जाओगे इफिशियंसी बढ़ती जाएगी। ऐसे फर्स्ट डे आप एकदम इफिशियंट हो जाओ, ऐसा नहीं है। अच्छा। और जो आप बोल रहे थे ध्यान कहीं भटक जाता है वाला ना, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भटकने दीजिए। ध्यान मतलब हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस वो चलेगा ही। नहीं मतलब जैसे बोल रहा हूँ कि मैं ओम को उच्चारण क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरा दिमाग स्थिर हो, लेकिन जब वो करते ही टाइम मेरा ध्यान इधर उधर जा रहा है, मैं दुनिया भर का बात सोच रहा हूँ, तो मतलब क्या है ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ, वो आप असली में गड़बड़ हो गया ना उसमें। आपको जिसने बताया है वो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया, नहीं बताया कोई नहीं, मतलब नहीं, जो भी है ओम के उच्चारण से आपके विचारों के रुकने कोई संबंध नहीं है। आप अगर किसी काम को इसलिए कर रहे हो कि मेरे विचार रुक जाएं, तो जस्ट अपोजिट होगा। जैसे मैं आपको कह दूं कि आप खाना खाते समय बंदर के बारे में मत सोचना, तो बंदर के बारे में सोचूंगा मैं। तो आप जैसी पहला कौर तोड़ोगे फर्स्ट से बंदर का ख्याल आएगा, बंदर याद आएगा। तो ये साइकोलॉजिक प्रोसेस है। तो जो लोग इस चीज को नहीं जानते वो ऐसा बोलते हैं कि आप थॉट प्रोसेस को रोको, आपका ध्यान कहीं नहीं आता। हम कभी नहीं बोलते कि आपका ध्यान कहीं मत जाए।
आपके ध्यान को दाड़ने दो जहाँ जाना है, तो उससे आपको लेना ही देना क्या है। अच्छा भाई तो मैं तो पूरे फंक्शन को समझूंगा ना कि मेरा विचार कैसे चलता है, कैसे दौड़ता है, इस फंक्शन को मैं समझूंगा। मैं उसको रोकने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। और जिस दिन आप जितना समझते जाएंगे धीरे धीरे आप पता लग जाएगा कि अरे यार ये अपने आप रुकने लग गया। आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो दौड़ेगा। आप उसको कुछ मत करिए, हम कुछ नहीं बोलते कि आप के विचार को जाने दीजिए जहाँ विचार में दम कितना है आप ये बताइए। आपको अगर विचार आ जाए कि जाता हूँ आज और वो मेरा दोस्त है उसको मर्डर करके आता हूँ, एक विचार आया मान लीजिए, है ना, और आप घर में बैठे रहो तो क्या मर्डर हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होने वाला, आप बैठे रहो अपनी जगह। तो विचार ऐसे ही हैं, लेकिन अगर आप चले गए तो आप कर सकते। विचार की यही खूबी है कि विचार में कोई पावर नहीं है, लेकिन अगर आप उसको पावर दे दोगे तो बहुत पावरफुल है। इस पूरे फंक्शन को समझना पड़ेगा। अगर आप सोच लो कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, नहीं बन सकते, लेकिन आप उसके पीछे लग गए कि नहीं बनना ही है। यहाँ से वीसा बना के अमेरिका चले गए, अमेरिका में जा करके अपना ग्रीन कार्ड ले लिए, वहाँ की नागरिकता ले लिए, नेतागिरी में इन्वॉल्व हो गए, तो हो सकता है कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए। जैसे बहुत लोग हैं, अभी नरेंद्र मोदी 4 में चीफ प्रधानमंत्री बन ही गए। तो कहीं ना कहीं सोचा होगा ना उन्होंने, विचार के बिना तो नहीं हुआ होगा। तो ये तो टेक्निक करने का सही तरीका क्या होता है फिर? टेक्निक का सही तरीका क्या होता है? टेक्निक तो उसका कुछ खास नहीं, अपने ढंग से करते जाना है। अच्छा हाँ अंकल, जैसे कि मान लो कोई चीज को मेरे को सही और अच्छे और जैसा है यथा रूप में मेरे को समझना है, तो उसको कैसे? जैसे कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ, ठीक, तो ऐसा बोले जाते हैं कि गीता को अब 7 बार 8 बार पढ़ लो, लेकिन फिर भी उसके बाद जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग है, जिस सेंस में कहा गया और जिस चीज के लिए कहा गया है, उस चीज को समझना बहुत मुश्किल है। तो मैं समझना चाहता हूँ तो उसको कैसे समझूं मैं? अब इसमें 2 चीज है। जैसे आपने परफेक्शन की बात कही, तो इसका कोई आइडल ये नहीं है कि ये परफेक्ट है। अगर मैं ऐसा लेकिन नहीं, भगवान ने जिस संदर्भ में कहा है उस संदर्भ में समझना, और जिन्होंने उस श्लोक को कोई ना कोई तो उसको ट्रांसलेट किया होगा ना, तो वो लोग अपने हिसाब से ट्रांसलेट किए होंगे। मैं तो उनका विचारधारा समझ रहा हूँ, तो मैं ओरिजिनल विचारधारा को कैसे समझूं? उसको हम काहे समझे भाई? कृष्ण ने किससे, तो फिर ऐसे में तो सुनो ना, कृष्ण ने किससे कहा? बात कोई अर्जुन से तो अर्जुन समझे कृष्ण की बात। मैं काहे के लिए परेशान हूँ? नहीं, फिर भी अगर मेरे को जानना है तो इसीलिए दिक्कत होगी ना। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, किस संदर्भ में कहा, कैसे कहा, हमको क्या मालूम? हमको तो एक किताब मिली, हमको तो उस पे भी भरोसा नहीं कि ये सही में कृष्ण ने कहा है कि नहीं कहा है, कि किसी ने लिख दिया कृष्ण के नाम से ये कहा गया। तो ये ईमानदारी की बात है, इस चीज को समझना चाहिए। फैक्ट ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ ये कहें, न कि उसके परफेक्शन के ऊपर कि इसका परफेक्ट क्या होगा। मुझे नहीं मालूम परफेक्ट क्या है। इस चीज मेरे सामने ये किताब है, इसको मैं ऐसा समझ रहा हूँ, या मेरे कोई गुरुजी हैं, मास्टर हैं, मेरे से जो ज्यादा समझते हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा बताया, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये बात है। एकदम हम ओरिजिन को नहीं जानते। जैसे मैं भी तंत्र और योग के बारे में बात करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि मैंने कोई महर्षि पतंजलि से योग नहीं सीखा है। तंत्र भगवान शिव से नहीं सीखा है। जैसा मेरे गुरुजी ने, टीचर्स ने जो बताया उसको जानता हूँ। अगर ये तुम्हारे काम आता है तो ठीक है। मैं इसके परफेक्शन की और इसके मतलब क्या प्रामाणिक होने की कोई दावा नहीं करता कि ऑथेंटिसिटी है, ये ऑथेंटिक है, ये नहीं बोल सकता, क्या मालूम। लेकिन अंकल, अगर मैं अब एक केस कंसीडर करता हूँ, ठीक, कि मैं उसको मान रहा हूँ कि सही है वो,
कि वो ऐसा ही है, फिर अब उसके बाद मेरे को जानना है तो मैं कैसे प्रोग्रेस करूं वो बुक के बारे में? सही और गलत मानना ही अपने आप में इरिलीजियस है। अच्छा। हमको ये मानना है कि मैं अभी तक इतना जान रहा हूँ, हो सकता है किसी दिन और दूसरी चीज को सही जानूंगा। वही मैंने कहा ना कि जहां हम खड़े वहीं शुरू करेंगे। अभी मुझको ये है कि कोई मच्छर काटता है तो तकलीफ होती है यार। तो मैं बोलूंगा कि मैं अभी इस चीज को जान रहा हूँ। अब किसी दिन ऐसा हो कि मच्छर काट रहा है, मुझे तकलीफ हो रही, फिर भी मैं शांत बैठा हुआ हूँ। काट ले भाई, शरीर को काट रहा है, मैं अलग हूँ, तो उस स्थिति की बात करूंगा, है ना। तो जो जैसा है उसको समझना, ये एक नहीं, जैसे कि अंकल देखो, आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक। जैसे कि मेरा कोई दोस्त है, उसका तबीयत खराब रहता है, मैं उसको बोला कि यार तेरे साथ मिलना है, तू आजा, तो बोलता है कि नहीं, मेरे को नहीं आना, ठीक। लेकिन उसको कोई जरूरी काम पड़ जाता है और उसको मजबूरी में आना पड़ता है, तो फिर मेरे को पता चलता है कि वो आया था। तो दो चीज, मैं क्या सोचूंगा, ये मतलब मैं बोला नहीं आया, वो दूसरा बोला तो आ गया, मतलब इसके लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन सच्चाई उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो उसका जो काम था वो ज्यादा जरूरी था। तो उस सेंस में बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इस सेंस में ये हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहता। अरे वो होगा, आ गया होगा कुछ, उसके लिए जो जरूरी होगा, ठीक है। ऐसा तो एक हायर अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो वो कैसे अचीव किया जाए? अचीव इस ढंग से चलोगे ना तो आपके पूरे सिस्टम में चेंज आएगा, फिजिकल बॉडी से लेके एस्ट्रल बॉडी तक के पूरे अपने आप चेंज आ जाएंगे। अच्छा, अपने आप आता है वो। आप वही बताया कि आपको करना, जैसे ठीक ऐसे ही जैसे हम खाना खाते हैं, खाए हैं रोटी सब्जी, लेकिन वो शरीर में जाके ग्लूकोज भी बन जाता है, वही मसल भी बन जाती है, और वही प्रोटीन भी, सारा कुछ कर लेता है वो। तो ऐसे ही आप एक फंक्शन लेके चलोगे तो आपके पूरे सिस्टम में इफेक्ट दिखने लग जाएगा। आपको धीरे धीरे, अरे यार ये तो मजा आ गया, ऐसा करके बड़ा बढ़िया है। आपको एनर्जी लेवल में बढ़िया अच्छा लगने लगेगा, आपको मेंटली बढ़िया साउंड लगेगा। अरे बढ़िया चीज है यार, ये तो अच्छा है। जैसे हम लोग हैं अभी योग ध्यान में, क्या मतलब, जैसे कई लोगों को बीमारी लगती है, इस टाइप का लग गया है। हाँ, कई लोग कुछ चीजों को छोड़ नहीं पाते, कोई शराब नहीं छोड़ पाता, कोई सिगरेट नहीं छोड़ पाता। हमको ऐसा लगता है कि हम योग ध्यान नहीं छोड़ पाते। हाँ ठीक, एडिक्शन। हाँ, ये एडिक्शन नहीं है, इसमें इतना मजा आता है, बोले अरे यार करो। और इतनी सारी मजा भी आता है और एक तरीके से अपने आप को वो भी हो रहा है, प्रोग्रेस। हाँ, प्रोग्रेस कंटेंटमेंट है। तो इसके लिए एक वीडियो मेरे है यूट्यूब में। तो अंकल सुनो ना, हाँ, क्या स्पिरिचुअलिटी से जो नॉलेज होता है उसमें कुछ फर्क पड़ता है? स्पिरिचुअलिटी से जो आपके अंदर डेवलपमेंट होगा वो एकदम डिफरेंट है। वो कैसा होगा मैं बता रहा हूँ। नॉलेज के एस्पेक्ट में बताओ ना। नॉलेज के एस्पेक्ट में बता रहा हूँ, वो कैसा होगा। कबीरदास जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही न हाथ, है ना। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप। उन कबीरदास ने जो कहा है उसके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं। तो कौन नॉलेज फुल है ये बताइए। हाँ ठीक है ना। बल्कि जो पीएचडी करता है कबीर के ऊपर, उसको शर्म आना चाहिए। एक बे पढ़े लिखे के ऊपर मैं पीएचडी कर रहा हूँ, पढ़े लिखे बोल रहा हूँ अपने आप को। तो उधर का नॉलेज जो है वो डिफरेंट टाइप का नॉलेज है। इधर का नॉलेज, जिसको हम नॉलेज बोलते हैं, वो केवल इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस अपन कर लें इस हिसाब में, है ना। तो यहाँ पे वो कुछ चीजें रहती हैं, उनके गाइड ने बता दिया, कहीं से कॉपी कर लिए, उस भाषा को रिपीट करते रहते हैं, तो इंफॉर्मेशन चलते रहती है। इसलिए हम लोग जितना भी अभी एजुकेशन के नाम में पढ़ते हैं वो इंफॉर्मेशन रहती है। अभी हमारे पास एजुकेशन में जो कुछ भी है, जो कुछ है, सब इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन है, हाँ। और वो इंफॉर्मेशन, इसीलिए टीचर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि आप गूगल से खोज सकते हो।
मतलब जो पहले से एग्जिस्ट करते है उस चीज को जो मतलब है उसको जानना इंफॉर्मेशन है, और कुछ चीज नया अपने से डिस्कवर करना वो नॉलेज है। ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में होता ये है कि जितना भी एक्सटर्नल सब कुछ तामझाम है वो इंफॉर्मेशन के हिसाब में रहेगी। इंटरनली आप जो एक्सपीरियंस करोगे वो नॉलेज रहेगा। अच्छा। तो अंकल जो टेक्निक आप बोले उसको तो मैं नहीं आता, तो बताओ ना। वो टेक्निक उसी के लिए बता रहा था कि एक मेरी वीडियो है यूट्यूब में, योग और तंत्र के आधार अभ्यास, मतलब बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ योगा एंड तंत्र करके, इंग्लिश में भी मैंने उसको ये किया है डब, और मैंने व्हाट्सएप पे शायद भेजा है इनके, गोकुल के व्हाट्सएप में होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं उसकी लिंक और भेज दूंगा, है ना। अभी भेजना ना? हाँ अभी भेज देता हूँ। तो वो लिंक आप उसको देख, 1 घंटा की प्रैक्टिस है, वो डेली प्रैक्टिस की है, उसमें मैक्सिमम चीजें मैंने कवर कर दी। क्या पूरे टेक्निक के बारे में बताया गया है? नहीं, पूरे टेक्निक में नहीं, योग और तंत्र दोनों बेसिक प्रैक्टिसेस बताए ना उसमें। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, योग और तंत्र वो 112 टेक्निक के अंतर आता है कि और क्या? वो जो 112 टेक्निक है वो केवल तंत्र की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तंत्र के अंदर 112 है? 112 टेक्निक है। और अच्छा, मैंने जब बोल रहा हूँ योग और तंत्र है पूरा। हाँ, मैंने योग और तंत्र को दोनों को कंबाइंड किया है, और उसके जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जो हैं उनको 1 घंटे का वीडियो है, उसमें भी क्या होगा कि आपको जो अच्छी लगेंगी उसमें उनको आप करें। कोई जरूरी नहीं कि उसको 1 घंटा रोज करना है, उसी तरह से करना है। उसमें से ये लगा कि यार ये मेरे से नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं, उसको आप नहीं करेंगे, अपने हिसाब से प्रोग्रेस होगा। आप देखिए उसको 1 हफ्ता करके। वैसे तो मैं ये बोलता हूँ कि आप उसको पहले दिन करेंगे, फर्स्ट डे जैसे ही करके आप हटेंगे, आपका वो कंक्लूड होगा, फाइनल होगा, आपको पता लग जाएगा कि यार कुछ डिफरेंस आया। है ना, डे फर्स्ट से बोल रहा हूँ। फिर भी 1 हफ्ता करिए, देखिए। अंकल भेज देना ना वीडियो। हाँ मैं भेज देता हूँ। और ऐसी कुछ समझ नहीं आएगा कॉल कर सकते हो आप? हाँ, उसमें मैंने डाला भी है, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डाला है, और आपके पास तो नंबर है ही है। कोई कहीं कोई दिक्कत होती वैसे होगी नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया। परेशान तो नहीं किया? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भेज दीजिएगा अंकल। हाँ ठीक है अंकल, थैंक यू। ओके, वेलकम।